बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम इसमें आज। रिकॉल करो, मैं अभी आपसे पूछता हूँ सारी चीज। कर लिया भाई, करें स्टार्ट। यस सर। देखो, लास्ट क्लास में हमने एक तो ब्रीथिंग को ओवरव्यू लिया था और एक सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा मेन टॉपिक था। ठीक है, इस पे फोकस करा था हमने, सेलुलर रेस्पिरेशन पे। अब मुझे अपने वर्ड से बताओ क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। यस सर। सर सेलुलर रेस्पिरेशन वो होता है जो कि इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों कंडीशन में रेस्पिरेशन हो सकता है। बिल्कुल, और एक्सप्लेन करो अच्छे से, कोशिश करो और बताने की इसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी। जैसे द प्रोसेस ऑफ, मुझे एक डेफिनेशन याद है इसकी, ये है process of oxidation of respiratory substance in the cell that release carbon dioxide and energy in the form of ATP is called cellular respiration. बहुत बढ़िया। देखो, अगर एक बार हम इसका ओवरव्यू लें तो हमने क्या सीखा, क्या था इसके बारे में कि हमने क्या करा, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। हमने सबसे पहले क्या करा, हमने भोजन करा। ठीक है, भोजन का हुआ डाइजेशन, डाइजेशन के बाद उससे निकले न्यूट्रेंट, न्यूट्रेंट को ब्लड लेके भागा हर एक ऑर्गन के पास, हर एक सेल के पास। ठीक है, तो न्यूट्रेंट न्यूट्रेंट जो है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और इनसे जो चीजें निकली हैं वो सारी हमने कहाँ भेज दी, हर एक सेल के पास है। लेकिन अभी भी सेल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो फूड है जो हमने लिया है वो ब्रेक ही नहीं हो पा रहा अभी। ठीक है, जो फूड है हमारा वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो उसको ब्रेक करने के लिए कौन आएगा, उसको ब्रेक करने के लिए मूवी में आएगा हीरो, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये आपके पास एक सेल है, इसी में ही पहले से आ रखा है कौन, ग्लूकोज यानी आपका न्यूट्रिशन, और वहीं पे आया हीरो यानी ऑक्सीजन। तो इन दोनों का मिलन होगा यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। ये ब्रीथिंग वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। देखो बच्चों, रेस्पिरेशन के दो पार्ट हैं, पहला ब्रीथिंग, आपने सांस ली, दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब ऑक्सीजन को लाने का काम किसने करा था, वो करा था हीमोग्लोबिन ने। ठीक है, ऑक्सीजन को लाने का काम जो किया वो किया हीमोग्लोबिन ने। और एक केमिकल रिएक्शन बनी, केमिकल रिएक्शन कौन सी है, ये वाली, देखो ध्यान से। ठीक है भाई, ग्लूकोज था हमारे पास, ये भोजन है, ऑक्सीजन उसको मिला, H2O बनाया, CO2 बनाया और एनर्जी बनाई। CO2 जो आप छोड़ते हो वो CO2 छोड़ते। ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब CO2 आपने छोड़ दी, ये क्वेश्चन ये था कि ऑक्सीजन ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, हीमोग्लोबिन की। लेकिन CO2 इज मोर सोल्यूबल कंपेयर देन ऑक्सीजन, सो ये खुद पे खुद चली जाती है लंग्स के पास में, एल्वेलाई के पास में।
और वो वापस से उसको पंप कर देता है और नोज के थ्रू हम उसको निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। तो ये था पूरा अब तक का ओवरव्यू। फिर हमने जाना था कि आपने एनर्जी प्रोड्यूस तो कर ली, लेकिन आपको जैसे कोई काम करना है, कोई वर्कआउट करना है या कोई हैवी काम करना है, तो एकदम तो खाएंगे नहीं, एनर्जी को स्टोर करने की जरूरत होती है। और वो स्टोर कहाँ पे होता है? स्टोर होता है एटीपी में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है हरलीन? हरलीन बेटा, इसकी फुल फॉर्म बताओ आप, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? हरलीन मेरी आवाज आ रही है आपको? सर फिर रिपीट करना सर। मैं कह रहा हूँ एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीपी is a full form adenosine triphosphate। जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ट्राइफॉस्फेट जो होता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है बच्चों, ठीक है? उस पर 3 पी मॉलिक्यूल चिपके होते हैं, और जो लास्ट वाला बॉन्ड होता है ना पीपी के बीच में, एनर्जी वहीं पे जाके स्टोर होती है। जैसी एनर्जी खत्म तो बॉन्ड टूट जाएगा, एनर्जी आएगी वो बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ही वो बने टूटेगा तो वो बन जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी हमारा एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एनर्जी लोगे आप, वापस से एटीपी बन जाएगा। तो ये एटीपी से एडीपी, टी का डी बनने में ही आपका काम सारा चलता रहता है। जब आप थक जाते हो तो वो एडीपी बन जाता है, जब आपने कुछ खाया, एनर्जी ली, तो वो एटीपी बन जाता है। सिंपल। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का ये जो काम हो रहा है सारा, वो किस में होता है? आपके घर की एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? रसोई घर में। खाना तो वही बनेगा ना अच्छा अच्छा। यस तो सर। ऐसे ही सेल्स का रसोई घर है माइटोकॉन्ड्रिया। यस सर। ठीक है ना? चलो, अब देखो ये पूरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी एटीपी की। ये कैसे 3 के 2 हो रहे हैं, एनर्जी गई तो 2 हो गए, एनर्जी मिली तो फिर से 3 हो गए। ये इसका साइकिल है, याद रखना माइंड में। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनर्जी कितनी एटीपी में कितनी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी स्टोर करके रखता है। इसको ये होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है? और हमारी बॉडी में करेंसी, जैसे आपके पास होता है ना, किसके पास कितना अमाउंट है उसको समाज में उतना बड़ा पद दिया जाता है। ठीक है? धीरू भाई अंबानी, जेफ बेजोस, और एक और है कौन, टेस्ला वाला वो एलन मस्क, इनके पास में बहुत सारे पैसे हैं, तो उनकी नेटवर्थ उतनी ही है। ठीक है भाई? तो ऐसे ही आपकी नेटवर्थ होगी उसी हिसाब से, एटीपी के हिसाब से। आपकी बॉडी की करेंसी, मैंने बोला था कि ये बॉडी करेंसी होती है आपकी। ठीक है भाई? एटीपी हमारी यस बॉडी सर। की करेंसी होती है। ठीक है बच्चों यहाँ तक? अब इससे आगे की बात देखो। यस सर। अब इससे आगे क्या कहानी हुई? एटीपी एटीपी में कन्वर्ट हो गया, सारी चीजें होगी। अब ये जो रेस्पिरेशन है ना बच्चों, वो 2 तरीकों का होता है। ठीक है? 2 तरीकों का होता है। एक तो होता है एरोबिक और एक होता है एनोरोबिक। बताऊंगा अभी डिटेल में इसके बारे में, बस ऐसे ही समझ लो अभी। एरोबिक और एनोरोबिक। अब एरोबिक क्या है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, एरोबिक। और एक होता है एनोरोबिक। ठीक है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसको कहते हैं एरोबिक। अब समझो इसको, ये तो डेफिनेशन हमने सीख ली। यस सर। अब जो स्ट्रोंग होगा ना, जो स्ट्रोंग होगा वो कौन सा होगा? सबसे स्ट्रोंग होगा जो ऑक्सीजन वाला है। ठीक है?
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हुआ वही सबसे स्ट्रोंग है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सब हम जितने भी ह्यूमन हैं सबके सब ऑक्सीजन तो लेते ही है सारे में, इसका मतलब एरोबिक्स ही होना चाहिए। लेकिन जो आपने देखा होगा यीस्ट है, यीस्ट होता है ना, यस सर। इसको भी एक प्राणी की कैटेगरी में ही रखा जाता है। इसमें जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों वो होता है एनारोबिक। ठीक है, इसकी शायद मैंने डायग्राम भी नीचे बना रखा होगा, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ ये नहीं, ये तो कुछ और है। तो ईस्ट का तो आपको पता ही है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, अदरवाइज मैं गूगल से सर्च Yes. करके आपको इमेज दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो एरोबिक होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो एनारोबिक होता है उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो ये होता है वीक, ये काम चला हुआ होता है, ठीक है, जुगाड़बाजी से। और ये होगा स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेशन। तो ये भी एक ऐसा फैक्ट आपको याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, यस सर। ओके। अब इसके बाद हम कुछ चीजें और सीखेंगे। एक आप हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी पे, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है ना बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर, ऊपर पढ़ा कि सेल के अंदर ग्लूकोज था, ऑक्सीजन था, मिलकर उन्होंने एनर्जी बनाई। लेकिन ये 2 स्टेप में होता है, ध्यान करो। जैसे मैंने आपको फोटोसिंथेसिस बताया था कि उसमें भी 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, कहने को एक ही दिखता है कि भाई CO2 H2O और एनर्जी मिली और ये काम हो गया, लेकिन उसमें भी 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, पहले सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, फिर H2O को तोड़ेगा, फिर हाइड्रोजन को उसमें जोड़ेगा। ठीक है ना, जैसे वहां 3 स्टेप होते हैं ऐसे ही इसमें भी कुछ स्टेप है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के। अब कौन कौन से वो स्टेप है देखो आप हेडिंग डाल लेना कॉपी पे। प्रेरित आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ओके। पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के रास्ते या स्टेप। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्लूकोज है, क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो पहले से आपको पता ही है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा रखा था कि भाई ये सेल है और यहाँ पे ग्लूकोज आया C6H12O6 और ऑक्सीजन आया। ठीक है, और दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा और ये बनेगा। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले क्या होगा, जब ग्लूकोज आएगा ना तो ग्लूकोज ही टूटेगा। ठीक है, जैसे ही ग्लूकोज आएगा तो वो पहले ब्रेक होगा। मैं थोड़ा बड़ा फिगर बनाता हूँ, ये लो C6H12O6, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट होगा C3H3O3 में। ठीक है, और ऊपर नेगेटिव, इसको इसका नाम होता है, एक याद रख लेना, नाम है इसका PYRUVAT। ठीक है, पायरुवेट। और ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है भाई, तो पहले इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना जी। और क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं इसमें, ये भी साइड में लिख देता हूँ, CO2 H2O और एनर्जी ये प्रोड्यूस होंगी। और ये मैंने लिख दिया ऊपर, ये किस में चल रहा है काम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, अब इसको लेते हैं यहां से, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, यानी कि C3H3O3 नेगेटिव, इसमें कन्वर्ट हो गया। इसमें कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, 2 चीजें होंगी, एक तो मैंने ऊपर आपको पहले बताई थी एनारोबिक और एक एरोबिक। ठीक है, 2 टाइप का होगा। तो एरोबिक में क्या होगा, एरोबिक में क्या निकलेगा, एरोबिक में निकलेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, CO2 H2O एनर्जी। और इसमें एनर्जी कितनी निकलेगी ये भी तो पता होना चाहिए,
हम ये स्ट्रॉन्ग और वीक जो मैंने आपको ऊपर बताया वो किसके बिहाफ पे बताया, एनर्जी की क्वालिटी पे ही तो बताया। तो इसमें होती है 38 एटीपी एनर्जी। बहुत ज्यादा बार आया हुआ है, कंपटीशन तक में आया हुआ है कि बताओ जो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक में कितनी एनर्जी निकलती है और एनारोबिक में कितनी निकलती है। ठीक है भाई। हाँ सर। और एनारोबिक में क्या होता है, एनारोबिक में निकलती है इथेनॉल, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो इथेनॉल क्या है, ड्रिंक जो होती है ना दारू, उसका एक कंपोनेंट है इथेनॉल। ठीक है भाई। और हाँ ये सर। मैंने बता रखा है किस में होता है, ये होता है यीस्ट में। और एनर्जी कितनी निकलती है ये भी बताओ सर, ये होता है 2 एटीपी। 2 एटीपी एनर्जी होती है एनारोबिक में और 38 होती है एरोबिक में। ठीक है ना। अब एक चीज देखो आप, जो एनारोबिक है उसमें तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है अगर ये कहें, और एरोबिक में फुल ऑक्सीजन है। एक इनके बीच में भी होता है। ठीक है। ये हमारी मसल सेल में होता है। मसल सेल ब्रेक होती रहती है, बनती रहती है, ब्रेक होती रहती है, बनती रहती है। जैसे बताया जाता है, जैसे जो बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं वो सप्लीमेंट लेते हैं। चलो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता भी है इस चीज के बारे में। हम क्या करते हैं, प्रोटीन जो खाते हैं ना, हम प्रोटीन का सोर्स हमारे क्या है, दाल हो गया। बॉडी बिल्डर लोग प्रोटीन लेते हैं वो बिल्कुल, एक्सरसाइज के समय। बहुत बढ़िया, ये अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। लेकिन जब भी आप अडल्ट एज में जाओगे आपको लगेगा कि हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए या कुछ बॉडी बॉडी बननी चाहिए, लेकिन तो कभी भी सप्लीमेंट का यूज ना करें, क्योंकि उसमें सर होते हैं हार्श केमिकल। सर वो प्रोटीन से बॉडी खराब होती है। प्रोटीन से बॉडी तो बनती है, क्योंकि हमारी मसल की रिकवरी जो होती है ना वो प्रोटीन से ही होती है। इंडिया में अवेयरनेस कम है और प्रोटीन हमारी डाइट में बहुत कम रहता है। हम क्या करते हैं, हमने एक कटोरी दाल खाई, एक कटोरी में से भी आधी कटोरी खाएंगे, ठीक है। और पनीर कौन खा रहा है डेली, कभी ओकेजनली बनता है, डेली तो किसी के यहाँ पनीर नहीं बनता। और दही, ये सारी चीजें तो कम जगह पे ही अवेलेबल है ना सारी चीजें। और नॉनवेज हाँ हम सर। बहुत सारे खाते नहीं, ठीक है, नॉनवेज बहुत कम लोग खाते हैं। तो हमारी डाइट में प्रोटीन होता ही नहीं, बहुत कम रहता है। और अगर प्रोटीन नहीं होगा तो आपने अपने आसपास देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, बहुत कम लोग ही फिट हैं। फिट एंड फाइन जिनको कहते हैं, जिनके मसल वगैरह सब प्रॉपर सही तरीके से शेप में है, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो प्रोटीन की रिकवरी करने के लिए प्रोटीन का सप्लीमेंट रिकमेंड करा जाता है कि भाई इतनी प्रोटीन कहाँ से लेंगे। ठीक है। इसमें चने भी होते हैं प्रोटीन के सोर्स में, चने और एक मूंग की दाल होती है वो ग्रीन ग्रीन वाली, जो वो भी आप देखो, अगर जैसे एज में आप हो ना, आप एक अच्छी हैबिट अपने आज शरीर को दे सकते हो आज से ही। आप क्या करो, चने और ये मूंग की जो दाल होती है और सोयाबीन, सोयाबीन वो व्हाइट वाली, अगर उसको पानी में भेके रख दो तो वो स्प्राउट बन जाएंगे, उसका अंकुरित हो जाएगा वो रात रात में। सर मैं नहीं खाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, उससे प्रोटीन का इंटेक बढ़ता रहेगा आपका। हाँ सर। ठीक है। अदरवाइज प्रोटीन, और वो आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करती है, जैसे आपका अभी टाइम हो रहा है कि हाइट वगैरह बढ़ने का, तो उसमें भी हेल्प करती अच्छा सर ठीक है। है जी। और एक चीज और है, अगर मान लो आपको हाइट रिलेटेड कोई इशू है, क्योंकि मुझे इशू था, मेरी हाइट कम ही इंक्रीज हुई थी, मतलब 8 9 10th में, फिर बाद में जाके एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी और ज्यादा प्रिकॉशन लिए तो हाइट सही होगी। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें अपनी डाइट में। एक तो ये अच्छी अच्छी चीजें, और कभी भी जैसे होता है ना कि आज बर्थडे है या किसी का पार्टी है, हम फास्ट फूड ले लेंगे, उसको बिल्कुल सर नो कह दो, अवॉइड कर दो। और ये अवेयरनेस अपने आसपास भी फैलाओ, फास्ट फूड एक स्लो पॉइजन है, जिसकी हैबिट आपको डलती चली जाएगा, आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है एक दो में। ठीक है भाई। अब तीसरी चीज देखो, जो हमारी मसल सेल में होती है, मसल सेल में होती है, उसको क्या कहते हैं, इसमें होता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये बीच में मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसमें एवरेज होता है,
इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लैक्टिक एसिड, जो हमारे थकने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जो थकान के लिए जिम्मेदार होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड निकलता है और एनर्जी। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C3H6O3। ये तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, कैसे कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है ना। यस सर। अच्छा, एक और फैक्ट है थोड़ा सा, देखो उसको भी। जो हमारे प्लांट्स होते हैं और हम हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, खाना हम किसी और पे बेस्ड है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हम। लेकिन हमारे जो प्लांट होते हैं वो हमसे कई गुना बेटर है। वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। ठीक है भाई। अब आपको हाँ एक सर। कहावत आपने सुनी होगी, आपको ये कहा जाता होगा कि रात में पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, पेड़ अभी सो रहा है पेट। हाँ 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 सर। ना। इसका रीजन क्या है आपके अकॉर्डिंग? सर मेरी मम्मी तो बोलती है इससे पेट मोटा होता है, मतलब क्या होता शरीर है? फैट होता है। मतलब शरीर में फैट भरता है बॉडी में, ऐसा अच्छा, ठीक। मम्मी बताती। ठीक है, बहुत बढ़िया। हरलीन, आपको आपको पता है पेड़ के पास रात में क्यों नहीं जाना चाहिए? तो पेड़ के पास रात में क्यों नहीं जाना चाहिए? हाँ, बस आपने सुना होगा ना कभी कि रात में या शाम के टाइम, जैसे आपने सर वो कभी पेड़। ऑक्सीजन में हाँ जी, ऑक्सीजन खुद ऑब्जर्व करते शायद। ऑक्सीजन खुद ऑब्जर्व करते हैं। चलो, यश अग्रवाल आप बताओ, आपको क्या लगता है? सर रात में वो CO2 छोड़ता है, इसलिए रात में यस, CO2 रिलीज CO2। करता है। एग्जैक्टली CO2 रिलीज करता है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो, ये मैंने दो साइड में इमेज आपको ऐड करके दिखा रखी है, ये वाली। ठीक है, एक पौधा लगा हुआ है, एक दिन है, और एक में चंद्रमा है, ये रात का टाइम है। ठीक है भाई। यस यस। अब इसमें क्या होगा, रात के टाइम मेनली, दिन में क्या होता है, दिन में क्या करता है पौधा, हमारा प्लांट क्या करता है दिन में, ऑक्सीजन को छोड़ता है ऑक्सीजन। और CO2 को इनटेक करता है। ठीक है, और रात में ये प्रोसीजर हो जाता है उल्टा पुल्टा। ठीक है ना, रात में ये क्या करता है, CO2 को रिलीज करता है। तो अगर आप उसके पास जाओगे या उसके नीचे लेटोगे तो दिक्कत होगी भाई, CO2 तो खतरनाक है बॉडी के लिए हमारे। ठीक है, जब आप एयर को ब्रीथिंग करोगे उसकी, तो उसमें ज्यादा मात्रा में CO2 जाएगा, तो वो तो कार्बन है, खतरनाक होता है। ठीक है ना। चलो मैं लिख देता हूँ एक दो चीज। जो हमारे प्लांट हैं, प्लांट में दोनों चीजें होती है, एक तो रेस्पिरेशन और एक फोटोसिंथेसिस। जबकि ह्यूमंस में ओनली रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, ये सन बनाई हुआ है आपके सामने, सन ने एनर्जी दी। ठीक है, और एनर्जी के रूप में क्या, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा और CO2 को इनटेक करेगा दिन में। लेकिन रात में क्या होगा, रात में उल्टा गेम हो जाएगा। रात में CO2 को छोड़ेगा और ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब दो चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लांट हमारा दोनों काम करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है। अब ये बताओ, क्या रात में भी वो दोनों काम करेगा? नो सर, फिर रात में रेस्पिरेशन करेगा फिर। रात में बस एक ही काम करेगा, रेस्पिरेशन। बिल्कुल ठीक है। ठीक है प्रेरित। हाँ सर। तो मैं लिख देता हूँ, ये दिन में उसने क्या करा, फोटोसिंथेसिस करा और रेस्पिरेशन। ठीक है, और रात में वो ओनली रेस्पिरेशन करेगा। हाँ सर। और रेस्पिरेशन में क्या करा जाता है,
रात में क्या करेगा वो, सॉरी रेस्पिरेशन में क्या करता है वो, तो चाहे दिन हो चाहे रात हो एक ही काम होता है उसको, पौधा एक ही काम करेगा रात में, ऑक्सीजन को लेगा, ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को, CO2 को छोड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को छोड़ेगा। लेकिन दिन में क्या करता है, दिन में जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में CO2 को लेता है। इसका रीजन समझो आप, ये जो भूत वाला रीजन है, या उसके पास या ऐसी है, या फैट बढ़ जाएगी, या पौधे सो रहे हैं, इसका रीजन समझो आप। क्योंकि बच्चों प्लांट में हमारे दो रिएक्शन होती है, एक तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। बिना रेस्पिरेशन के तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता, ठीक है। तो रेस्पिरेशन तो दिन और रात दोनों चलता है, इसलिए मैंने पी को बड़ा करा और रेस्पिरेशन को छोटा। अब बताऊंगा इसका रीजन क्या है। अब फोटोसिंथेसिस रात में तो हो नहीं रहा है ना, रात में तो ये एब्सेंट है, तो यहां से क्या निकलेगा, ओनली CO2 ही तो बचा। रात हाँ में सर। निकल क्या रहा है, CO2 निकल रहा है। लेकिन अगर दिन में देखा जाए तो दिन में CO2 तो निकल रहा है, वो तो थोड़ा बहुत निकलेगा ही, लेकिन फोटोसिंथेसिस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस हमें क्या दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, ठीक है ना, CO2 को हाँ लेके सर। ऑक्सीजन दे रही है, क्योंकि ये निकलती तो है लेकिन नेग्लेजिबल है। दिन में बच्चों, दिन में ये नेग्लेजिबल है, ठीक है। और रात में जितनी भी है वो तो रहती है। ऐसा नहीं कि पौधों से बहुत तगड़ी मात्रा में CO2 निकलेगी रात में और आसपास के खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बहुत कम मात्रा में निकलती है। और क्योंकि रात में ऑक्सीजन नहीं निकलती, सिर्फ CO2 निकलती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए उनके पास जाने से मना करा जाता है कि वहां लंबे टाइम तक आप टाइम स्पेंड ना करो। अब अगर आपके सामने कोई बोलेगा ऐसी बात, तो उनको समझा दोगे आप प्यार से कि ये रीजन होता है। हाँ सर। एक बार मुझे समझाओ, प्रेरित तुम बताओ क्या रीजन है इसका, फिर यश का सर नंबर है रात में, उसके बाद। जब हम लोग रात में सोते हैं ना, तो उससे हमारे हमारे बॉडी से ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अगर उल्टा पेट सोते हैं। जी सर तो प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात में, तो इसी के चक्कर में ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाती है। हम्म, हाँ तो सर इसके लिए उल्टा पेट नहीं सोना चाहिए। ओके। यश आप बताओ, अब एक्सप्लेन करो। सर रात में पेड़ के पास इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि प्लांट जो है दो प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। और जी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ता है, पर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और रेस्पिरेशन सिर्फ रात में होता है ज्यादा, इसलिए रात में पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी और CO2 की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, जिससे हमें हार्म होगा। वेरी गुड। ये प्रेरित थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा टेक्निकली बताया, तो इस चीज को हाँ सर। इम्प्लीमेंट करना आप, ठीक है। हाँ रिएक्शन के बेस पे समझाना, जब भी कोई आपसे पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस दिन में है क्योंकि दिन में सन है, और फोटोसिंथेसिस की नेचर क्या है, ऑक्सीजन को निकालना, तो रात दिन में क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगी और ऑक्सीजन निकलेगी। और रेस्पिरेशन भी होता है, लेकिन वो कम मात्रा में CO2 निकालता है। लेकिन रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं, इसलिए बस रेस्पिरेशन ही बच जाती है, तो इसलिए थोड़ी मात्रा में CO2 निकलती रहती है। हाँ सर। ठीक है हरलीन, एक बार आप एक्सप्लेन करो फटाफट। सर हर्ली नेक्स्ट कर गई। हरलीन एग्जिट, ओके। नेटवर्क इशू होगा कुछ। अब लिख दो एक, क्योंकि क्या चीज आपने नोटिस करी अभी, अभी आपने एक चीज नोटिस करी कि फोटोसिंथेसिस photosynthesis and respiration are opposite to each other। ठीक है भाई, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, अपोजिट टू ईच अदर, ये समझ लिया आपने, ठीक है ना। यस सर। जी फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, CO2
CO2 ले रहा है। ठीक है भाई, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और ये इसकी रिएक्शन को लिख दो, फोटोसिंथेसिस क्या बना, C6H12O6। चलो, अब आपने देखा होगा मछली देखी है पानी में, फास्ट फास्ट सांस लेती हाँ है, सर। ठीक है। वो तेज तेज सांस क्यों लेती है? सर क्योंकि पानी में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं होता है, तो उन लोग का रेस्पिरेशन बढ़ता है स्पीड। एक बार रिपीट करना, क्या रीजन बताया आपने? सर वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, इसी कारण उन्हें रेस्पिरेशन स्पीड में करनी पड़ती है ताकि उनकी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो मैंने डायग्राम एक और इसमें ऐड कर रखा है, ये जो आपको पूरा बता देगा क्या हो रहा है। ये पी सबसे बड़ा बना हुआ है ना, दिन है, फोटोसिंथेसिस बड़ी रिएक्शन है, तो ये आपको ये भी शो कर रखा है, डे और नाइट, और रात में सिर्फ रेस्पिरेशन ही रहती है। तो इसने O2 को इनटेक करा, CO2 को निकाल दिया। दिन में भी वही काम करता है, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप वीडियो को देखोगे ध्यान से, पॉज करके सुंदर सुंदर डायग्राम बना के नोट्स अपने मेंटेन करना। अब इसके बाद हम मछली का, फिश का डिस्कशन करते हैं। इसकी फास्ट ब्रीथिंग क्यों होती है? ठीक है, इसकी फास्ट ब्रीथिंग क्यों होती है? यश ने 90% आंसर सही दिया है। बिकॉज इसकी, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है ना, ठीक है, मैंने कुछ देर पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट था? कि CO2 को निकलने के लिए किसी हेल्पिंग एजेंट की जरूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि सर इनके पास CO2, जी, क्योंकि सर CO2 जो क्या होती है, मोर सोल्यूबल होती है, और ऑक्सीजन लेस सोल्यूबल होती है, ठीक है ना। वही वाला कॉन्सेप्ट यहां लगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेस सोल्यूबल होती है, इसलिए अब ये सोल्यूबल तो हो नहीं पाती, ठीक है। तो ये क्या करता है, थोड़े थोड़े टुकड़ों में मछली सांस लेती है, बार बार सांस लेती रहती है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये सोल्यूबिलिटी में डिपेंड करता है, ऑक्सीजन की। ठीक है, यश ने बिल्कुल सही आंसर दिया, लगभग लगभग। अब उसके बाद एक और डायग्राम है सामने आपके, ये है, देखो कुछ डेजर्ट प्लांट होते हैं बच्चों, और ये बड़े स्मार्ट होते हैं। कुछ डेजर्ट प्लांट होते हैं और ये स्मार्टली वर्क करते हैं। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, जहां पे पानी कम है, ठीक है ना, पानी कम है। तो ये क्या काम करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में अपना खाना कैसे बनाते हैं? अगर ये अपना स्टोमेटो खोल दें, ठीक है, अगर ये अपना जो स्टोमेटो है वो ऊपर वाला खोल दें, तो क्या होगा, सारा का सारा जो पानी है वो ऑब्जर्व कर लेगा सन। तो इनमें कुछ अलग ही तरीके की रिएक्शन होती है। ये क्या काम मैं करते बताऊं हैं? हाँ जी बताओ। सर, ये क्या रहता है ना कि सुबह जब लाइट रहता है ना तो उनसे लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और रात में जब सन नहीं रहता है ना तो ये लोग हाँ, फोटोसिंथेसिस करते हैं और धीरे धीरे उसको यूज करते हैं। रात के टाइम पे ये अपना क्या स्टोमेटा ओपन करते हैं, बहुत बढ़िया। और जो स्टोरेज मतलब होता है ना उसको यूज करते हैं रात में बिल्कुल, ताकि जल्दी एब्जॉर्ब। बहुत बढ़िया। देखो, फोटोसिंथेसिस में हमें किस किस चीज की जरूरत होती है बच्चों? एक तो CO2, सर एक H2O, और एक एनर्जी, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, CO2 H2O और एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एनर्जी तो दिन में ही ले लेते हैं सन से, ठीक है, एनर्जी ये ले लेंगे दिन में, और CO2 लेंगे रात में, ठीक है। और थोड़ा बहुत पानी इनके पास होता ही है, क्योंकि बिना पानी के तो चलेगी ना। तो ये क्या करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस स्मार्टली करते हैं, ठीक है। रात में CO2 को ले लिया, दिन में एनर्जी को ले लिया, तो इस तरह पार्टली पार्टली वो काम करते हैं और अपना फूड क्रिएट कर लेते हैं। अगर एक ही टाइम में दिन में ही अपना स्टोमेटो खोल दें ऊपर से, तो क्या होगा, यहाँ पे सन सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है बच्चों, समझ आ गया यश और हरली? यस सर।
तो इसका रीजन आपको समझ आ गया। एक बार यश तुम एक्सप्लेन करो। सर जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके पास जो ऊपर सन होती है, सन उनकी ट्रांसपिरेशन के मेथड से उनकी सारी वाटर को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो अपने टमाटर को दिन में ओपन नहीं करते हैं ठीक और है, बहुत एनर्जी को दिन में स्टोर कर लेते हैं अपने पास। एटीपी के फॉर्म में कर सकते हैं या नहीं उसकी मैं बहुत ही कर बढ़िया, है। बहुत और उसके बाद अर्थ में CO2 लेके और उनके पास जो वाटर होती है ग्राउंड से एब्जॉर्ब किया हुआ, उसके प्रोसेस के थ्रू कर लेते हैं अपना फूड क्रिएट। वेरी गुड। तो क्या कंडीशन है यहाँ पे? एक एग्जाम्पल कोई आपको पता है, कोई एग्जाम्पल इसका? फिगर में दिख रहा है कैक्टस। एग्जाम्पल है जीरोफाइटा। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, कुछ और एग्जाम्पल लिख लेना। डेजर्ट प्लांट का एग्जाम्पल है जीरोफाइटा, ये उसी का फिगर बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया भाई। रेस्पिरेशन का काम तमाम हो गया, सारी चीजें हमने इसकी कर ली। ठीक है, कल से हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो हार्ट काम करता है, ये सारी चीजें। तो आप रेस्पिरेशन को अच्छे से लिख के नोट्स बनाओ और कंप्लीट कर लो और सबमिट करो। मैं देखना चाहता हूँ आपने कैसे लिखा हुआ है। हाँ सर। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही।